हेलो जी, की हाल चाल। आई एम योर फैसिलिटेटर सत्या उपाध्याय। वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है आवर एनवायरमेंट। तो बिना डिले किए चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये जो हेडिंग है हमारी आवर एनवायरमेंट, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेडिंग से कि भाई इसका मतलब क्या है। लेट मी चेंज दी बैकग्राउंड। चलो जी, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये जो वर्ड है जिसका नाम है एनवायरमेंट, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो भाई इसका जो ओरिजिन है वो है फ्रेंच ओरिजिन। ठीक है, इसका फ्रेंच ओरिजिन है और ये लिया गया है एक शब्द से जिसका नाम है एनवायरन, और इसका मतलब होता है सराउंडिंग। सिंपल, सराउंडिंग। ठीक है, तो भाई इन्वायरन वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच ओरिजिन है इसका। और फ्रेंच में अगर देखें इन्वायरन का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। तो इन्वायरमेंट का मतलब ही क्या हो गया, सराउंडिंग। आवर लग गई तो किसकी सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग। तो चैप्टर का नाम आवर एनवायरमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंट हमने देख लिया, अब आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे। जैसा कि आप जानते हैं वन शॉट है, बट फिर भी ऐसा नहीं रखूंगी मैं कि कुछ चीजें मैं स्किप कर दूं। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे ही इसको कंप्लीट करेंगे और पूरा करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो जो हमें पढ़ना है वो है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। ओके, तो एक बार देखते हैं भाई इकोसिस्टम क्या होता है। अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो ये वर्ड जो है ये, इसमें हमें जो बात करना रहता है ये हमें करना रहता है सराउंडिंग का, मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, इको सिस्टम। देखो एनवायरनमेंट में तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि अभी मेरे एनवायरनमेंट में क्या क्या है भाई। मेरे एनवायरनमेंट में यहाँ पे देख सकते हो आप, वुडन फर्नीचर रखा हुआ है, ठीक है, चेयर्स हैं, कैमरा है, एलईडी है, टेबल है, बहुत सारी चीजें। तो ये मेरा एनवायरनमेंट है। ऐसे आपका खुद का भी एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पे आप बैठे होगे, जहाँ पे आप पढ़ते होगे, वो किसका, आपका एनवायरनमेंट है। ऐसे ही आप बाहर जाओगे तालाब के आसपास तो वहां का अलग एनवायरनमेंट है। ऐसे ही आप जाओगे ओशन, वहां अलग तो मतलब जैसे जैसे आप अपनी जगह को चेंज करते हो वैसे वैसे एनवायरनमेंट भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इन्वायरमेंट अगर हर जगह का देखा जाए तो अलग अलग इन्वायरमेंट है, ये पार्ट्स में हम इन्हें काउंट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट का एक छोटा सा हिस्सा, इन्वायरमेंट का एक छोटा सा हिस्सा ही जो है वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसमें जो हम देखेंगे बेसिकली इकोसिस्टम में वो हम क्या देखेंगे, लिविंग थिंग्स का, लिविंग्स के साथ इंटरेक्शन, यानी लिविंग्स और लिविंग्स का इंटरेक्शन। और हम क्या देखेंगे, लिविंग्स का नॉन लिविंग्स के साथ इंटरेक्शन। ठीक है, यानी लिविंग्स का लिविंग्स के साथ इंटरेक्शन और लिविंग्स का नॉन लिविंग्स के साथ जो इंटरेक्शन है उसे हम क्या कहेंगे भाई, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम क्या है, एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, अब अगर बात करें इसके आगे कि इकोसिस्टम होता क्या है, तो देखेंगे एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद फिजिकल फैक्टर्स। एक बार देखेंगे इसको, सुनना भाई। An ecosystem is a functional unit of nature where living organisms interact with each other and with the physical environment। यानी इकोसिस्टम क्या है भाई, एक ऐसी फंक्शनल यूनिट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इंटरैक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, मतलब किसी भी चीज से इंटरेक्शन हो सकता है, कोई किसी को कुछ दे रहा है, कोई किसी से कुछ ले रहा है, मतलब एक दूसरे के फायदे कर रहे हैं, एक दूसरे के नुकसान, इंटरेक्शन तो कैसा भी हो सकता है। तो लिविंग्स का इंटरेक्शन किसके साथ भाई, दूसरी लिविंग थिंग्स के साथ, और किसके साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि सॉइल के साथ, ठीक है, एयर के साथ, ये सब कुछ आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है। टेम्परेचर हो गया आपका, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इको सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास दोनों रहते हैं, बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स भी रहती हैं और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स भी रहती हैं। एंड इसके अंदर क्या रहता है, कंटिन्यूस फ्लो रहता है एनर्जी का और साइक्लिंग रहती है न्यूट्रिएंट्स की। यानी इकोसिस्टम में लिविंग्स भी पाए जाएंगे और नॉन लिविंग्स भी पाए जाएंगे।
लिविंग्स के साथ भी इंटरेक्शन दिखाएंगे और लिविंग्स नॉन लिविंग्स के साथ भी इंटरेक्शन दिखाएंगे। और इस इंटरेक्शन में क्या होगा, दोनों चीजें, यानी लिविंग को हमने क्या बोला है, बायोटिक, और नॉन लिविंग को क्या बोला है, एबायोटिक। ये दोनों हमारे पास कंपोनेंट्स रहेंगे। इनके अंदर ही क्या होता रहेगा, एनर्जी का फ्लो होता रहेगा, सिंपल बात। ठीक है, तो इकोसिस्टम में जो है एनर्जी क्या करती रहेगी, फ्लो करती रहेगी। कोई किसी को खाएगा तो एनर्जी कहीं से कहीं चली जाएगी, न्यूट्रिएंट्स कहीं से कहीं चले जाएंगे। अभी हम इसको और डेप्थ में भी देखेंगे। ठीक, आ जाओ। अब अगर हम बात करें ना इकोसिस्टम की स्टडी क्या होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, जिसमें हम लोग इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं। यानी कि लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के इंटरेक्शंस को हम पढ़ते हैं, यानी कि इकोसिस्टम को पढ़ते हैं बेसिकली, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है इको। इको वर्ड जो है वो ओइकोस से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक लेटर है, और इसका मतलब होता है होम, हैबिटेट, लिविंग, ये सब। ठीक है, और लॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो भाई किसी के घर की स्टडी, किसी के इन्वायरमेंट की स्टडी, ठीक है, किसी के इंटरेक्शन की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। ठीक, तो ये भी आपको रखना है, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी, वेयर इको मीन्स हैबिटेट, होम, और लॉजी मीन्स टू स्टडी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अभी आपको बताया था इकोसिस्टम यानी मेरा जो, अभी मान लो फॉर एग्जांपल हम इस रूम में बैठे हैं, तो इसका एक इकोसिस्टम है, इसकी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इसके बाहर अलग सिस्टम चल रहा है। अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे जितनी भी चीजें, ये मेरा एनवायरमेंट है ना, ये यहाँ का इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें पाई जा रही है। अब जैसे यहाँ पे मान लो वॉच है, तो पोंड में तो वॉच मिलेगी नहीं तुम्हें, यहाँ पे चेयर है, पोंड में तो तुम्हें चेयर मिलेगी नहीं। तो दोनों का एनवायरमेंट क्या है, अलग अलग, इसीलिए दोनों का इकोसिस्टम भी क्या है, अलग अलग। अब इकोसिस्टम मैंने आपको बोला था, मेरे सामने अगर मान लो कोई बंदा बैठा है, तो वो क्या है, लिविंग कंपोनेंट। मेरे सामने चेयर है, वो क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट। यानी मेरे इकोसिस्टम में दोनों चीजें पाई जाएंगी, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। तो जो लिविंग है उन्हें हम क्या बोलेंगे, बायोटिक, और जो नॉन लिविंग है उन्हें हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक। एक बार इसको भी लिख देते हैं। जो लिविंग है वो क्या होते हैं, बायोटिक, और जो नॉन लिविंग है देखना, बात करें लिविंग की तो इसे हम क्या बोलते हैं, बायोटिक। बायो वर्ड कहीं पे भी आए ना बेटा, बायोलॉजी खुद का ही मतलब है, बायो का मतलब लिविंग, लॉजी का मतलब स्टडी, तो लिविंग चीजों की स्टडी बायोलॉजी है। तो बायो वर्ड आपको कहीं भी दिखे, ठीक है, तो उसे आपको क्या समझना है कि भाई कुछ ना कुछ लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है। जैसे बायोगैस, भाई लिविंग जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके जो वेस्ट फीकल मैटर होता है उनसे निकाली जाती है। तो बायो का मतलब कहीं ना कहीं कि जिंदा चीज का कुछ ना कुछ तो लिंक बैठा है। और इसको अ लग गया ना, आगे आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, ए लग जाता है तो क्या बन जाता है, नो। तो बायोटिक मतलब लिविंग, अ लग गया तो नो का सेंस, नॉट लिविंग, तो क्या हो जाएगी, नॉन लिविंग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा इकोसिस्टम है, यानी इन्वायरमेंट का एक छोटा सा हिस्सा, जिसमें लिविंग्स के साथ और नॉन लिविंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इसमें पहला कंपोनेंट आता है, यानी एक तरीके से आप इसका हिस्सा समझो, पार्ट्स, इसमें क्या क्या आता है। तो मैंने बोला एक बंदा बैठा है वो लिविंग है, यानी कि वो बायोटिक है। और एक चेयर रखी है, पोडियम है, पोस्टर लगे हुए हैं, कैमरा है, ये क्या है, नॉन लिविंग है, तो ये क्या हो जाएगा, एबायोटिक। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स जो है वो क्या कहलाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें देखो सनलाइट नॉन लिविंग, टेम्परेचर, वाटर, एयर, इसमें सब आ जाएंगी गैसेस, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, ये सब हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। यहीं पे अगर हम बात करें लिविंग कंपोनेंट्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, इसी से क्या बनता है, बायोटिक कंपोनेंट। पहला था एबायोटिक, टेम्परेचर आ गया, उसमें गैसेस आ गई, ह्यूमिडिटी आ गई, पीएच आ गया, सब कुछ नॉन लिविंग। इसमें हमारे पास क्या आएगा, बायोटिक, बायो मतलब लिविंग। लिविंग में हमारे पास क्या आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, सब कुछ जितनी भी लिविंग चीजें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब इसके अंदर आ जाएगा। पहला आता है इसके अंदर हमारे पास प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करें, तो प्लांट क्या होते हैं भाई, प्रोड्यूसर्स। और कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो उन पे फीड करते हैं। तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं, अपनी भाषा में तो देखो बताना ही पड़ेगा जितना लिखा हो। स्टार्ट करते हैं, तो समझना, ये मान लो है एक प्लांट,
एक प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो ये है सन। ये हो गया सन, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखें, यहाँ पे तो यहाँ पे मान लो मैंने बना दिया कोई एनिमल, ये मान लो मैंने कोई एनिमल बना दिया, आपको पता है कौन सा है एनिमल, है रैबिट, ठीक। और यहाँ पर चलो छोड़ते हैं, अभी इसको हम सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के लिए से समझते हैं। तो सुनना, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सन ना हो तो एनर्जी जो है वो होगी। तो प्लांट्स के पास भी जो एनर्जी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, सन की वजह से आ रही है। सोलर एनर्जी का इसमें रोल रहता है, ठीक है। तो सन से एनर्जी आई किसके पास बताओ, प्लांट्स के पास। सन से एनर्जी किसके पास आई, प्लांट्स के पास, यहाँ से। और प्लांट्स फिर क्या करना शुरू कर देंगे, प्लांट्स करेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे प्लांट, फोटोसिंथेसिस, जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ाई है। इससे अपना क्या बनाएंगे, वो फूड बनाएंगे। तो इनडायरेक्टली प्लांट यहाँ पे क्या बनाएंगे अपनी लीव्स के अंदर, एनर्जी, ठीक है। अब मान लो इन प्लांट्स पे आकर कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स फीड करेंगे। मुझे बताओ, इसने सन से जो है सोलर एनर्जी लिया, कुछ खाने पीने का सामान लिया क्या, नहीं, इसने ऐसा कुछ भी नहीं लिया, इसने सब कुछ खुद बनाया। क्या क्या इसने यूज किया फोटोसिंथेसिस में, CO2 यूज किया, क्या यूज किया, H2O यूज किया, और क्लोरोफिल लिया, मतलब यही, और सोलर एनर्जी ली, और इसको यूज करके इसने क्या बना दिया, अपना फूड बना दिया। इसको यूज करके इसने अपना फूड बना दिया। पर फूड बनाया किसने, इसने खुद बनाया। तो इसी वजह से जो प्लांट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी को यूज करके। इस प्लांट पे फीड कर लिया इस विचित्र से जीव ने जिसका नाम है रैबिट, ठीक है। अभी मेरे से यही बना है, तो यही। तो कुछ भी प्लांट रिलेटेड चीज, मान लो इसने नट्स खाया, कुछ भी खाया, कैरेट खाया, तो वो तो प्लांट ही था, इसने उस पर फीड किया। इसने मेहनत नहीं करी, इससे मेहनत नहीं हुई, ठीक है, कि खुद नहीं बना सका, इसकी औकात में नहीं है, तो इसने क्या किया, इस पर फीड किया। तो अपना खाना इसने खुद नहीं बनाया, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, इस पे फीड करने वाला, यानी हेटेरोट्रॉफ। ये क्या बन गया, हेटेरोट्रॉफ, यानी इसने अपना खाना खुद नहीं बनाया, इसने किसी और से अपना खाना लिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ऑटोट्रॉफ्स है, ऑटोट्रॉफ्स, इन्होंने अपना खाना खुद से प्रोड्यूस किया। इन्होंने अपना खाना क्या किया, खुद से प्रोड्यूस किया, खुद बनाया। तो जो प्रोड्यूस करते हैं अपना खाना वो क्या कहलाते हैं भाई, प्रोड्यूसर्स। क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स। इन्होंने अपना खाना खुद प्रोड्यूस किया। इस बंदे से तो मेहनत नहीं हुई, इसने दूसरे पे फीड किया, तो ये हेटेरोट्रॉफ था, यानी न्यूट्रिशन का टाइप हेटेरोट्रॉफिक था। तो इसने कंज्यूम किया, इसको कंज्यूम, खा लिया इसने इसको, तो ये क्या बन गया, कंज्यूमर, ठीक है। तो ये देखो, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, जो खुद अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी मोड से, मतलब जैसे ऑटोट्रॉफ में दो टाइप से आपने पढ़ा होगा बचपन में, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पे मैंने फोटो ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल लिया है। तो इसने अपना खाना खुद बनाया, तो ये क्या बन गया, प्रोड्यूसर। इसने क्या किया, दूसरे पे फीड किया, तो ये क्या बन गया, कंज्यूमर। तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स हमेशा उनको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है, प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में। अब प्लांट्स बताओ लिविंग है, नॉन लिविंग है, ऑब्वियस प्लांट्स क्या है, लिविंग। तो बायोटिक है या एबायोटिक है, क्या होंगे, बायोटिक, ठीक है। तो सुनना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लिविंग कंपोनेंट्स में हमारे पास पहले आते हैं वो आते हैं उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर्स। और इसमें मेनली हमारे पास क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एल्गा आते हैं, ठीक है। ये जो है अपने खाने को प्रिपेयर करते हैं यूजिंग सनलाइट, और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक। ये आए हमारे पास पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। जो प्रोड्यूसर्स को खाएं वो क्या है, कंज्यूमर्स, ठीक है। जैसे उसमें रैबिट था इस केस में। दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, ये दूसरों पर जो है फूड के लिए निर्भर रहते हैं। अब प्रोड्यूसर में तो प्लांट्स ही आएंगे, उसमें ऐसा कोई डिवीजन नहीं है।
बट यहाँ पर बेटा खाने वाले बहुत हैं। देखो मेहनत करने वाला एक ही होता है ना, खाने वाले बहुत होते हैं। तो ऐसे याद रखना है, मेहनत करके खाना प्रोड्यूसर बना रहा है, पर खाने वाले लोगों की वैरायटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर है बड़े तरीके के हो सकते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टॉप। इनको अब हम देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर यहाँ जाओ, देखो अभी आपको और कुछ नहीं सुनना, बस इतना ही देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर्स, जिसमें हमारे यहाँ पर क्या आते हैं, प्लांट्स। ठीक है, अब प्लांट ने जो है किसका यूज किया, सोलर एनर्जी का यूज किया। प्लांट ने वाटर का यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया, अपना खाना बना दिया, सिंपल, अच्छा बच्चा। इसको आके खा लिया किसने, ग्रास हॉपर ने। क्या ग्रास हॉपर ने अपना खाना खुद बनाया, नहीं, उसने आकर फीड किया किसके ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर। तो वो क्या बन गया, कंज्यूमर। क्या बन गया, कंज्यूमर। पर मुझे बताओ, ये भी फीड कर रहे हैं, ये भी तो खाना खा रहे हैं, पर सबसे पहली बार इस चेन में अगर देखें, इस पूरी साइकिल में अगर देखें, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर पे फीड करने वाला कौन था, सबसे पहले फीड करने वाला था ये ग्रास हॉपर। तो ये बन गया हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर। ऐसे 1 डिग्री से दिखाते हैं, प्राइमरी पहला, जैसे आप जब स्कूल जाते हो तो पहले प्राइमरी में पढ़ते हो है ना, फिर सेकेंडरी में, ऐसा। तो जो पहली बार जिसने फीड किया प्रोड्यूसर पे, वो क्या बन गया, प्राइमरी कंज्यूमर। अब ग्रास हॉपर को कौन खा गया, ये मेंढक खा गया। तो मुझे बताओ, इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो इस चेन में कितने नंबर पे आया ये कंज्यूमर, दूसरे, मतलब पहला कंज्यूमर ये था, ये कौन सा कंज्यूमर है, दूसरा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर तो नहीं है, प्रोड्यूसर तो ये भी नहीं है, प्रोड्यूसर इनमें से कोई भी नहीं है, प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कौन, प्लांट्स। पर पहली बार जो कंज्यूमर बना वो क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर को जो खा जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर जो फ्रॉग है वो किसका काम कर रहा है, वो काम कर रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर का। ठीक, देखो अब मान लो फ्रॉग को खा गया स्नेक, तो स्नेक क्या बन गया, टर्शरी कंज्यूमर। अब मान लो टर्शरी कंज्यूमर को खा गया हॉक, तो ये क्या बन जाएगा, इसको आप दो नाम दे सकते हो, क्वार्टरनरी कंज्यूमर भी बोल सकते हो। क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ये भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, या फिर इस चेन में आप देखोगे तो फाइनल जिसने खाया वो कौन था, ये हॉक ही था। अभी आपको इस पे कुछ फोकस नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर सुनो, प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाए, उनको आके जिसने पहली बार खाया वो क्या बन गए, प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। जो इनको खा गया, टर्शरी कंज्यूमर। जो उनको भी खा गया, या तो क्वार्टरनरी कंज्यूमर, या तो अगर वो साइकिल वहीं पे खत्म हो रही है, जैसे हॉक को तो अब कोई नहीं खाएगा, है ना, तो यहाँ पर ये फाइनल कंज्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कंज्यूमर आ गए होंगे आपको समझ। देखो, तो यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले कंज्यूमर में भी प्राइमरी कंज्यूमर, और ये क्या होते हैं, सारे के सारे हर्बीवोर। क्योंकि पहली बार अगर आप देखोगे, अगर इस केस में आप देखोगे तो भाई इस बंदे ने क्या खाया, इस बंदे ने पौधे खाए, पौधे खाए तो वेजिटेरियन हुआ ना, हर्बीवोर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम ये भी बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या होगा, हर्बीवोर। अब बताओ, अगर कोई एनिमल आके इसको खा ले तो वो क्या प्लांट खा रहा है, नहीं, वो क्या खा रहा है भाई, एनिमल कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, कार्निवोर। ठीक है, तो जो आपके कंज्यूमर में जो पहला कंज्यूमर होता है, फर्स्ट कंज्यूमर, वो हमेशा क्या होता है, हर्बीवोर। तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी कि उस फूड चेन में देखा जाए तो यहाँ पर जो अभी हमने फूड चेन पढ़ी थी, ये वाली जो हमारी फूड चेन थी, इसके अंदर ये जो ग्रास हॉपर था, ये जो ग्रास हॉपर था, इसने तो प्लांट पे फीड किया। ग्रास हॉपर ने किस पे फीड किया, ग्रास हॉपर ने जो फीड किया वो किस पे फीड किया, प्लांट पे फीड किया। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, हर्बीवोर। समझ आया, मेंढक क्या होगा, कार्निवोर। ये सारे क्या होंगे, कार्निवोर, क्योंकि ये प्लांट नहीं खा रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं, एनिमल्स को खा रहे हैं। और जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, मीट ईटर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। ठीक, अब यहाँ पर देखो, तो प्राइमरी हर्बीवोर होते हैं, और यहाँ पर जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं छोटे मोटे कार्निवोर होते हैं, क्योंकि वो एनिमल पे फीड कर रहे हैं। जो उसके बाद हमारे पास टर्शरी आते हैं, वो बड़े कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, और जो सबसे ऊपर, मतलब जो टर्शरी कंज्यूमर को भी खा जाए, उन्हें हम बोलते हैं टॉप कार्निवोर, और इन्हें एक और नाम दिया जाता है एपेक्स प्रीडेटर्स। जैसे वहां पे हॉक था,
टॉप कार्निवोर, तो उनको क्या बोल सकते हैं हम, एपेक्स प्रेडेटर बोल सकते हैं। तो हमने पढ़ा यहाँ पे सबसे पहले तो एनवायरमेंट क्या होता है भाई, सराउंडिंग की, सराउंडिंग को क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। इसके एक हिस्से को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, जहाँ पे एक लिविंग दूसरे लिविंग के साथ या एक लिविंग दूसरे नॉन लिविंग के साथ जो है इंटरेक्ट करता है, और इस इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इकोलॉजी के अंदर से पढ़ा जाता है। अब ये जो हमारे पास इकोसिस्टम है, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर कुछ लिविंग चीजें भी हो सकती है इकोसिस्टम में, और नॉन लिविंग भी, जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। जो लिविंग है उन्हें बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट, जो नॉन लिविंग है उन्हें बोलेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। जो लिविंग है उसमें कैटेगराइजेशन है। सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना खुद बनाए, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर, जो कि किस पे फीड करेंगे, प्रोड्यूसर को खाएंगे। तो प्लांट था प्रोड्यूसर, और जो खरगोश उसको आके खा रहा है, नट्स खा रहा है, कैरेट खा रहा है, प्लांट पार्ट्स खा रहा है, तो खरगोश क्या बन गया, कंज्यूमर। पर खरगोश ने क्या खाया, प्लांट खाया, तो खरगोश यहाँ पे उसके साथ साथ क्या बन गया, हर्बीवोर। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर। फिर मान लो कोई खरगोश को खा गया तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको भी खा गया टर्शरी, और जो सबसे ऊपर आते हैं उन्हें बोलते हैं टॉप कार्निवोर या फिर एपेक्स प्रेडेटर्स। ओके, अब यहाँ पर हमें बात करनी होती है दो लोगों की और, डिकम्पोजर्स की और डेट्रिटिवोर्स की। अब ये क्या होते हैं भाई, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इसमें आते हैं हमारे पास मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया, ये सारे जितनी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं और दोबारा से मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। जो फंगस वगैरह है, आपने देखा है मिट्टी के अंदर, मान लो अगर आपने कोई लिविंग चीज डाल दी, लेट्स सपोज कि मैंने पौधे के छिलके डाल दिए, 10 दिन बाद जाऊंगी तो वैसे ही दिखेंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर कौन फीड कर रहा होगा, उनके ऊपर कौन फीड कर रहे होंगे, डीकम्पोजर्स। और ये डीकम्पोजर्स क्या हो सकते हैं, फंजाई हो सकता है और बैक्टीरिया। ये उसको खाएंगे और उससे उनके जो मतलब जो उनका स्टूल होगा, जो वो अपनी बॉडी से वेस्ट निकालेंगे, उसे मिट्टी में मिला देंगे और दोबारा से न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी हमारी सॉइल। ठीक, डेट्रिटिवोर्स क्या होते हैं भाई, जैसे कि हमें पता है सॉइल के अंदर कुछ अर्थवॉर्म्स जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर मिलीपीड्स हो गए। ठीक है, फिर जो अर्थवॉर्म्स वगैरह है ये भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे ही फीड करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, उसको बिल्कुल सिंपल सिंपल टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जैसे मान लो कोई सड़ी गली चीज थी पर ये कॉम्प्लेक्स थी, अब इस पे फीड किया किसने, इस पे फीड किया फंगस ने, बैक्टीरिया ने, और इसको किसमें तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म्स में, और वो सिंपलर फॉर्म्स किसमें जाके डिजोल्व हो गई, मिट्टी में। ठीक है, और दोबारा से जो है न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, एनरिच हो गए। तो ये रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को खा पी के, और बिल्कुल सिंपल चीजों में तोड़ देते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें डेट्रेटिवोर्स की, तो इसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आते, इसमें हमारे पास वॉर्म्स आते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स आते हैं। ये भी किस पे फीड करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, और इनसे जो स्टूल पास होता है वो मिट्टी के अंदर मैन्योर का काम करता है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं केचुए, इन्हें फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड। ठीक है, किसानों के मित्र, क्योंकि ये सड़ी गली चीजों को खाते हैं और दोबारा से मिट्टी के अंदर जब उसे रिलीज किया जाता है तो मिट्टी के अंदर वो किसका काम करता है, खाद के रूप में काम करता है, जिस वजह से इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया भाई स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड्स, दो बार आ गया, इसे हटा देना। स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं भाई, इसके अंदर प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। दीज इंटरैक्ट थ्रू एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, और यही जो है अपने अंदर इंटरैक्ट करते रहते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते रहते हैं। अब आपने देखा जो डीकम्पोजर थे फंजाई और बैक्टीरिया, वो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करके दोबारा से मिट्टी को क्या कर दे रहे थे, न्यूट्रिएंट रिच कर दे रहे थे। तो न्यूट्रिएंट साइकिल भी इनकी साथ साथ चलती रहती है। ठीक, नेक्स्ट अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, राइटिंग दिखाएंगे भाई, टाइप्स ऑफ एन
इको सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पे दो टाइप से बेसिकली दिख नहीं रहा ना। पहला जो आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम। अभी तक आपने क्या पढ़े थे? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब कि भाई इन्वायरमेंट में है क्या क्या। अब हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम कितने टाइप का है। ठीक है, अभी तक हमने ये बोला था भाई ये इकोसिस्टम है, तुमने पढ़ा भाई इसके अंदर लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये इसको खा रहा है, वो उसको पी रहा है, ये इसको इधर पहुंचा रहा है, ऐसा ऐसा करके ये इसको फायदे दे रहा है ना। इधर से एनर्जी इधर जा रही है। न्यूट्रिएंट देखो, इसने इसको खा के मिट्टी में न्यूट्रिएंट मिला दिए तो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट साइकिल और ये सब। अभी हमने सिर्फ एक हिस्से को समझा भाई कि इकोसिस्टम में होता क्या है। हर एक इकोसिस्टम में वही होगा, और कुछ कम होगा, कुछ ज्यादा होगा, चेंज होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने बोला इस रूम का इकोसिस्टम अलग है, ठीक है, अगर आप देखोगे किचन का इकोसिस्टम अलग है, ऐसे ही हर जैसी जगह बदल गई, इकोसिस्टम जो है वो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया तक ही फिट बैठता है, उसके बाद वो बदल जाता है। अब मैं यहाँ पे सोचूं कि जो फिशेज होती हैं, मान लो कुछ फिशेज जो है वो फ्रेश वाटर में रहती हैं, तो अगर उनको एकदम से सैलाइन वाटर में, एकदम नमक वाले पानी में डाल दोगे, ओशन वाटर में, तो वो उतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनका इकोसिस्टम अलग था, उनका इन्वायरमेंट अलग था, उनका एक ज्योग्राफी अलग थी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो इकोसिस्टम देखा, हमने पर्टिकुलर इकोसिस्टम में समझा कि हाँ हाँ लिविंग होता है, सब में नॉन लिविंग होता है, और लिविंग में भी प्रोड्यूसर होता है, वो खुद एनर्जी बनाता है, उसको खाने वाला कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर में जो सबसे पहले जो प्लांट को खाता है वो प्राइमरी, उसको खा जाए सेकेंडरी, उसको खा जाए टर्शरी, उसको खा जाए क्वाटरनरी, और सबसे ऊपर जो हो, मतलब जिसको कोई ना खाए, ऐसा समझो। मतलब जब तक वो खुद से मर ना जाए, सड़ ना जाए, जब तक उसमें फंगस और बैक्टीरिया डिकम्पोज ना करें उसको आकर, जब तक उसे कोई खा नहीं सकता। अब आप ये नहीं बोल सकते कि डिकम्पोजर्स तो हॉग को भी खा जाएंगे, भाई खा जाएंगे, पर वो उस पर जानबूझ के ऐसे अटैक करके फीड तो नहीं कर रहे ना। जब वो हॉग जब जमीन पे गिरेगा, सड़ने लगेगा, तब तो उसके ऊपर अटैक होगा ना डिकम्पोजर्स का, उनको मारा तो नहीं है ना उन्होंने। पर अगर मैं बात करूं फ्रॉग को स्नेक खा गया, तो स्नेक ने क्या किया, फ्रॉग पे फीड किया, उसको मारा। तो डिकम्पोजर्स किसी भी लेवल में आ सकते हैं। डिकम्पोजर आके प्लांट को भी खा सकते हैं, डिकम्पोजर आके रैबिट को भी खा सकते हैं, स्नेक को भी खा सकते हैं, ईगल को भी खा, किसी को भी खा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि बेसिक इकोसिस्टम में होता क्या क्या है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसके टाइप्स क्या क्या है। पहला जो आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, पहला क्या आता है हमारे पास, नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरा आता है हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब अगर हम यहाँ पे बात करें नेचुरल इकोसिस्टम की, तो इसकी भी हमारे पास रहती है कैटेगराइजेशन। नेचुरल इकोसिस्टम में कैटेगराइजेशन है हमारे पास। पहला जो आता है हमारे पास वो आता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल, और दूसरा आता है हमारे पास एक्वेटिक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ये दो टाइप से हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम के। अब टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आ सकता है हमारे पास, देख लेते हैं भाई। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास क्या है, जमीन से। टेरेस्ट्रियल आपको पता है ना, जमीन से रिलेटेड। इसमें क्या क्या आ सकता है हमारे पास, ग्रासलैंड्स, ठीक है, यानी घास के मैदान, फॉरेस्ट, इसके अंदर हमारे पास डेजर्ट आ सकते हैं। ठीक है, डेजर्ट वगैरह सब इसके अंदर आएंगे, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाले। इसके अलावा हमारे पास माउंटेन्स भी इसी में आ सकते हैं। ठीक, अगर यही हम बात करें एक्वेटिक की, तो इसकी हमारे पास कैटेगराइजेशन है फर्दर दो। एक्वेटिक में भाई क्या क्या आ सकते हैं, तो एक्वेटिक में हमारे पास पहले आ सकता है मरीन, यानी कि सॉल्ट वाटर वाले, जो ऐसा इकोसिस्टम जो खारे पानी से जुड़ा हुआ है ना, नमक वाले पानी से। दूसरा जो आता है हमारे पास वो आता है फ्रेश वाटर। तो मुझे बताओ, अगर हम बात करें मरीन वाले वाटर की, तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। इसके अंदर हमारे पास क्या आ सकता है, इसके अंदर हमारे पास सीज आ सकते हैं,
इसके अंदर हमारे पास ओशंस आ सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की, इसमें हमारे पास लेक आ सकता है, इसमें हमारे पास पॉन्ड्स आ सकते हैं, इसमें हमारे पास रिवर्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये इसका पार्ट होते हैं। यहीं पर अगर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करी जाए, अभी हम समझेंगे भी भाई, ठीक है। तो आर्टिफिशियल में हमारे पास क्या आ जाएंगे भाई, क्रॉप फील्ड्स। इसके अलावा आर्टिफिशियल में क्या आ सकते हैं, एक्वेरियम। इसके अलावा क्या आ सकते हैं, गार्डन्स। और क्या आ सकते हैं, पूरा भरेंगे भाई, पार्क्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। विजिबल, यस। तो सबसे पहले कितने टाइप के इकोसिस्टम, दो। पहला भाई जिसे भगवान प्रकृति ने बनाया है ना, जिसे सुपर पावर्स ने बनाया है, वो क्या भाई, नेचुरल इकोसिस्टम। हमारा इसमें कोई एक कौड़ी का योगदान नहीं है, ठीक। तो इस पे भाव ना खाएं, उसे गंदा भी ना करें, साफ सुथरा रखें, अच्छा रखें, सुंदर रखें। तो पहला आता है हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचर ने बनाया है। इसके अंदर किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। इसके दो टाइप्स है, पहला जो लैंड पर हो, लैंड पर यानी कि जमीन पर देखा जाए, और दूसरा जो किससे रिलेटेड हो भाई, एक्वा। एक्वा मतलब वाटर, पानी से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारे पास आ जाते हैं भाई नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ऐसे इकोसिस्टम जो कि प्रकृति ने बनाया, और प्रकृति ने भी किस पे, जमीन पे बनाया है। तो उसमें हमारे पास सारे घास के मैदान आ जाएंगे, जंगल आ जाएंगे, मरुस्थल आ जाएंगे, पहाड़ वगैरह सब प्रकृति ने बनाया, नेचर ने। प्रकृति ने पानी में भी जीवन दिया है, पानी का भी इकोसिस्टम बनाया है। अब इसमें भी पानी दो तरीके के, इसमें एक जिसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट क्या हो, एक जिसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट क्या हो, ज्यादा, और दूसरा जिसके अंदर सॉल्ट, नमक, लवण, इनका कंटेंट क्या हो, कम। तो अगर सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है तो मरीन, और अगर कम है तो फ्रेश वाटर। इसमें लेक, पोर्ट, रिवर का इकोसिस्टम आ जाएगा, ठीक है। बस यही अगर आप देखोगे, देखो तालाब और ओशन को कंपेयर करो, क्या सेम मछलियां मिलेंगी, सेम पौधे मिलेंगे, सेम पानी मिलेगा, नहीं, ठीक है। इसलिए इकोसिस्टम अलग अलग होते हैं और जोग्राफिकली डिपेंड करते हैं। अब आ जाओ मरीन में, हमारे पास सीज आ जाएंगे, ओशंस आ जाएंगे, फ्रेश वाटर में लेक, पॉन्ड, रिवर्स आ जाएंगे। यहाँ तक जो पूरा था ये भाई प्रकृति ने बनाया, नेचर ने बनाया है, ठीक है। तो इसे बोला नेचुरल। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या होते हैं भाई, मैन मेड। आर्टिफिशियल क्या होते हैं, मैन मेड, जिसे इंसानों ने बनाया है। तो इसमें हमारे पास क्रॉप फील्ड्स आ जाएंगी। क्रॉप फील्ड्स मान लो भाई किसी ने राइस उगा दिया, किसी ने वीट उगा दिया, है ना। अपनी अपनी क्रॉप फील्ड्स हैं, जो मन उगाओ। भगवान ने नहीं दिया, आपने सो किया सीड, आपने उसको कल्टीवेट किया, आपने उसकी हार्वेस्टिंग करी, सब आपने किया, यानी कि ह्यूमन ने इंटरफेयर किया। तो आर्टिफिशियल यानी मैन मेड इकोसिस्टम। एक्वेरियम भाई, मैं तो अपने घर में फलाना ढिमकाना स्पीशीज लगाऊंगा फिशेस की, आपने सिलेक्शन किया, ह्यूमन इंटरवेंशन। गार्डन भाई, मेरे गार्डन में तो ये फूल फूल रहेंगे, ये पेड़ रहेगा, ऐसे सिटिंग होगी, यहाँ पर मैं बेंच लगाऊंगा, ऐसे करके। तो भाई ह्यूमन इंटरवेंशन, पार्स ह्यूमन इंटरवेंशन। तो जो ह्यूमन का जिसमें रोल आया वो एक ऐसा इकोसिस्टम क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, अच्छा लिखा हुआ है इसके अंदर। नेचुरल में हमारे पास फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, पॉन्ड, लेक, ओशन, ये आ जाएंगे। आर्टिफिशियल में क्रॉप फील्ड, गार्डन, एक्वेरियम, पार्क, ये सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक। अब आप जैसा कि ये देख सकते हो, इकोसिस्टम लगा रखे हैं यहाँ पे। देखो ये पॉन्ड का इकोसिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे डक दिख रही है आपको, फ्रॉग दिख रहे हैं, अलग अलग जो प्लांट्स दिख रहे हैं, नीचे सॉइल अलग दिख रही है आपको, यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, पढ़ लेना। ये भी देखो एक पॉन्ड का ही है, पॉन्ड के बाहर आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। जैसे वाटर लिली दिख रही है, फ्रॉग दिख रहा है, ठीक है। नीचे जो है अलग अलग स्पीशीज दिख रही हैं एनिमल्स की, टैडपोल्स हैं, ये फ्रॉग, ये अंडे वगैरह दे रखे हैं, ये स्टेजेस दिखा रखी हैं। बाहर जो है यहाँ पे बर्ड है, जो कि फिशेस को क्या करेगी, वे फीड करेगी, मस्कीटोज, अलग अलग आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स मतलब इंसेक्ट्स, ठीक है, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये है पॉन्ड का इकोसिस्टम। देखो कितना सुंदर है, एक बार नज़ारे मार लो इसके, देखो ऐसी दुनिया मिलती नहीं है, बस पिक्चरों में मिलती है। अब आ जाओ भाई, ये आपके ओशन आ गए, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक अलग इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अलग तरीके के यहाँ पे आपको जो है प्लांट्स, अलग तरीके के एनिमल, सब कुछ अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका ओशन का इको सिस्टम है। और ओशन जो है वो आपका कैसा है,
अभी हमने बताया था। ये है पॉन्ड और वो है ओशन। ओशन जो था वो कैसा था भाई? ओशन कैसा था? मराइन एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम, नीचे से पढ़ो, मराइन एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम ऐसा। ठीक है, पॉन्ड की बात करें तो फ्रेश वाटर एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक, तो ये कुछ इमेजेस थी उनकी। ये देखो, ये भी ओशन का ही दिखा रखा है, कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है। अब मैं इसको बताती हूँ मैंने इसे क्यों हटाया था। सुनना भाई, मैंने आपको बोला कि भाई प्रोड्यूसर्स को खाया प्राइमरी कंज्यूमर, को खाया सेकेंडरीज को खाया टर्शियरीज को खाया क्वाटरनरी, या फिर एपेक्स प्रेडेटर, या फिर फाइनल कंज्यूमर। ये जो फंगस है बेटा, अगर ये प्लांट सड़ गया तो भी इसको खा लेगा, ग्रास हॉपर मर गया तो भी इसको खा लेगा, फीड करेगा उसके ऊपर, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेगा, फ्रॉग को भी खा लेगा, स्नेक को भी खा लेगा, हॉक को भी खा लेगा। ठीक है, तो ये सबको सड़ाएगा, डिकम्पोज करेगा बेसिकली, और दोबारा से उनसे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर डिसॉल्व कर देगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि चेन में ये काउंट हो रहा है, भाई ये किसी को भी किसी भी स्टेज पर आकर फीड कर सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो दिख रही है आपको, ये आपको क्या दिख रहा है? ये पूरा एक फूड चेन है। मतलब फूड चेन मतलब देखो, सबसे पहले क्या आ गया इसके अंदर? प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर को किसने खा लिया? कंज्यूमर ने। और प्रोड्यूसर को भी कौन सा कंज्यूमर खाएगा? प्रोड्यूसर्स को भी पहला खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खा लिया? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? टर्शरी कंज्यूमर। इसको कौन खाएगा? टॉप कार्निवोर, या फिर आपको जो मैंने बताया क्वाटरनरी भी आप बोल सकते हो। प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? हर्बीवोर। प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? हर्बीवोर। इसके बाद ये सारे क्या होंगे? कार्निवोर। ये सारे क्या होंगे? कार्निवोर। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक चेन चल रहा है, भाई फूड की एक चेन चल रही है। मैं तुझे खा लेता हूँ, तू मुझे खा ले, मैं उसको, ऐसा चल रहा है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूसर से जो एनर्जी है वो किसमें जा रही है? प्रोड्यूसर से एनर्जी जा रही है ऊपर, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो एनर्जी जो है, एनर्जी का फ्लो होता जा रहा है ऊपर। ठीक, अगर इसको हम बनाएं यहाँ पे, अगर हम इसको बनाएं यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो क्या आया। सबसे पहले नीचे क्या आया? प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट्स। फिर प्रोड्यूसर को किसने खा लिया? प्राइमरी कंज्यूमर ने। मान लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर क्या था? ग्रास हॉपर। तो ये जो ग्रास हॉपर है ये क्या होगा? हर्बीवोर। ठीक है, फिर प्राइमरी को खा लिया भाई सेकेंडरी ने। ठीक है, मान लो ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने। फ्रॉग क्या होगा? स्मॉल कार्निवोर, छोटा मोटा कीड़ा ही तो खाया बेचारे ने, स्मॉल कार्निवोर। ठीक, फिर इनको कौन खाएगा? टर्शरी, सॉरी, पहला देखो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर हाँ टर्शरी कंज्यूमर। मान लो इसको किसने खा लिया? स्नेक ने। तो स्नेक क्या हो गया यहाँ पे? एक बड़ा कार्निवोर हो गया है ना, बिग कार्निवोर। चलो नहीं लिखते हैं इसको। फिर फिर यहाँ पे आप देखोगे इसको किसने खा लिया भाई? टॉप कार्निवोर ने। ठीक है, टॉप या फिर एपेक्स प्रेडेटर। एपेक्स प्रेडेटर। ठीक, यहाँ पर वो क्या आ गया? मान लो हॉक। तो इसमें अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो एनर्जी का फ्लो चल रहा है, यस और नो? एनर्जी का यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? फ्लो चल रहा है। ठीक है,
एनर्जी का यहाँ पे फ्लो चल रहा है नीचे से ऊपर इस डायरेक्शन में, ये क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फ्लो मतलब एनर्जी जो है प्रोड्यूसर से जा रही है कंज्यूमर की ओर। तो मुझे बताओ एक चेन नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है ना कि हाँ एक दूसरे पे खाने के लिए निर्भर है और एक चेन चल रही है पूरी। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फूड चेन। इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये आ गया होगा आपको। तो समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईच फीडिंग ऑन दी वन बिलो इट। जो इनसे नीचे वाले होते हैं उन पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की सीरीज है जो अपने से निचले स्तर पर मौजूद जीवों पर अपना मतलब उनसे अपना भोजन लेते हैं। इट इज स्ट्रक्चर्ड इनटू डिफरेंट लेवल्स कॉल्ड दी ट्रॉपिक लेवल्स। यानी कि ये जो है ये एक पहला ट्रॉपिक लेवल है, मतलब ये जो इनका स्टेप है, जो इनकी पोजीशन, जैसे पहले नंबर पे प्लांट आया, दूसरे पे ग्रास हॉपर आया, तीसरे पे फ्रॉग आया, फिर स्नेक, फिर हॉक। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो है प्लांट्स जो है, ये जो प्लांट्स हैं ये प्लांट्स का पोजीशन पहला फर्स्ट पोजीशन है। तो बेटा ये जो पोजीशन बता रहा है ना, इनको ट्रॉपिक लेवल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक। दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, ग्रास हॉपर। तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे फ्रॉग, चौथे पे स्नेक और आखिरी पे हॉग। तो ये इनकी पोजीशन बता रहा है ना, तो ये पोजीशन बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉपिक लेवल्स। हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक, तो यहाँ पर सुनना, ये एक ऐसी सीरीज है ऑर्गेनिज्म की जिसमें सब एक दूसरे को खा रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर किया गया है कि हर एक अलग लेवल को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है, यानी कि खाद्य पोषण स्तर बोला जाता है। ठीक है, एट दी बेस आर दी ऑटोट्रॉफ। सबसे नीचे कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफ, यानी कि प्लांट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, जो कि सोलर एनर्जी यानी सन से आने वाली एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। है ना, किस प्रोसेस में होता है ऐसा, ऐसा होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, टू सपोर्ट दी लाइफ ऑन अर्थ, और बाकी के ऑर्गेनिज्म इन पे फीड करते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फूड चेन। ये देख लो आप ट्रॉपिक लेवल्स। सबसे नीचे देखो क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आए हैं, फिर हार्बीवोर, फिर कार्निवोर और फिर टॉप कार्निवोर। ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे ट्रॉपिक लेवल्स हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखो सबसे पहले आया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हमेशा कौन लेगा ये पोजीशन, प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट्स। इनको खाने वाले पे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे क्या आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके ऊपर क्या आएंगे बताओ, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो है, ये देखो पहला ट्रॉपिक, ये दूसरा, ये तीसरा ट्रॉपिक लेवल, ये चौथा और ये पांचवा आखिरी ट्रॉपिक लेवल। तो देखो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएंगे वो क्या आएंगे, ग्रीन प्लांट। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे क्या आएंगे, हर्बीवोर। फिर यहाँ पे थर्ड पे क्या आएंगे, कार्निवोर। अब इसको भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, सुनना। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ सवाल है मेरे, कि बताओ ये हर्बीवोर है तो इसको खाने वाला कौन हुआ, कार्निवोर। इस पूरी फूड चेन में पहला कार्निवोर कौन बना, तो आप बोलोगे कि भाई पहला कार्निवोर कौन बना, फ्रॉग। तो यहाँ पे फ्रॉग जो है वो यहाँ पर बनता है बेटा प्राइमरी कार्निवोर। क्या बनता है, प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है, पहला कार्निवोर, फर्स्ट कार्निवोर जो आया वो किस पे आया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे फर्स्ट प्राइमरी कार्निवोर आता है। प्राइमरी कार्निवोर को यानी फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नेक ने। तो स्नेक भी कार्निवोर हुआ, पर कैसा कार्निवोर हुआ, सेकेंडरी कार्निवोर हुआ। और इसको भी खा लिया तो ये क्या हो गया भाई, टर्शरी कार्निवोर। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्लांट्स हैं, ट्रॉपिक लेवल पहला। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो हमेशा हर्बीवोर होते हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो प्राइमरी कार्निवोर होते हैं। जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं वो सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं। जो क्वाटरनरी या टॉप पे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, टर्शरी कार्निवोर। तो ये आपको याद रखना है, सामने सामने इसलिए पैरेलली लिखा हुआ है ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, ये सन है, इसको मिटा देते हैं वरना सन शर्मा जाएगा।
ये सुंदर फोटो बनाई मेरी। ठीक है, ये आपको आ गया होगा, मैंने आपको बताया था डीकम्पोजर किसी भी लेवल पे एंटर करेगा भाई सब पे फीड कर लेंगे। और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स हमारे पास से फंजाई यानी फंगस और बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। अब आ जाओ, हर्बीवोर फॉर्म दी सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पढ़ लिया हमने। ठीक है, और उसके बाद छोटे मोटे कार्निवोर आते हैं थर्ड पर, एंड जो लार्जर कार्निवोर आते हैं वो आते हैं फोर्थ लेवल पर। एज एनर्जी फ्लोज थ्रू दीज ट्रॉफिक लेवल्स, सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट और थ्रू लाइफ प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन और रिप्रोडक्शन। अब देखो जैसे जैसे ये जो एनर्जी लेवल है ये बढ़ता रहेगा। यहाँ पे आ जाओ दोबारा से, बहुत काम का डायग्राम है भाई। देखो अब मान लो इसने कुछ एनर्जी बनाई, मान लो इसने 100% एनर्जी बनाई, इसके पास अभी हम मान लेते हैं 100% एनर्जी है। क्या ये 100 के 100 जो इसको खाएगा उसकी 100 के 100 एनर्जी चली जाएगी क्या? आंसर है नहीं भाई। ये लिविंग है, लिविंग लोग जो होते हैं आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं भाई? डाइजेशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, सिमुलेशन और बहुत सारे रिप्रोडक्शन, ठीक है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन सब कर रहे होते हैं बंदे, है ना। तो उसमें भी तो एनर्जी लगेगी। आपके बॉडी में कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो ऐसे बिना एनर्जी का नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें भी क्या लगेगी? एनर्जी। तो ये इस 100% का 100% थोड़ी भाई ले मैं तो ऐसी हूँ ले पूरा खा ले 100% एनर्जी ले ले मैं तो लाइफ प्रोसेस ही रोक दूंगा, गलत बता रहा हूँ अपना, ऐसा तो नहीं कहेगा ये। तो ये क्या करता है भाई? 100% एनर्जी नहीं ट्रांसफर करता है नेक्स्ट पे, उसका कुछ हिस्सा ट्रांसफर करता है, कुछ परसेंटेज, और बाकी जो है वो अपने लाइफ प्रोसेस में यूज करता है। तो वही वहां पे बोला गया है, वही वहां पे बोला गया है कि भाई जो एनर्जी बनती है उनमें से जब नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी जा रही होती है तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने में ही भाई इस बंदे ने जो लाइफ प्रोसेस किया है उसमें कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब सारी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक ये रहा, तो यहाँ पे लिखा है भाई कि एनर्जी जैसे ही फ्लो करती है इन ट्रॉपिक लेवल्स में कुछ एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में लाइफ प्रोसेसेस के दौरान जो है वो लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। On an average, only about 10% energy from one trophic level is passed on to the next, explaining why food chains are rarely extend beyond 3 or 4 levels. तो यहाँ पे बोल रहा है भाई सिर्फ और सिर्फ, यानी अगर आप एक स्तर से एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहे हो तो यहाँ का सिर्फ और सिर्फ 10% जो एनर्जी है, इसका सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाता है? सिर्फ और सिर्फ 10%। मतलब मान लो यहाँ पर जितनी एनर्जी होगी उसका 10% ऊपर, यहाँ जितनी होगी उसका 10% ऊपर। इसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, बनाते हैं भाई। तो मान लो यहाँ पर प्रोड्यूसर लेवल पर, पहले मैं लिख देती हूँ, ये हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स। इसको खाने वाले कौन आएंगे? इसको खाने वाले आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। इसको फीड करने वाले कौन आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा। तो अगर हम मान लेते हैं लेट्स सपोज कि यहाँ पर मान लो 1000 किलो जूल एनर्जी थी, फॉर एग्जाम्पल 1000 किलो जूल, तो इसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही जो है वो नेक्स्ट में ट्रांसफर होगा और उसका सिर्फ 10% उससे ऊपर। मतलब यहाँ पर कितना होगा? 1000 का अगर आप 10% निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा? 100 किलो जूल। अगर मान लो इसका भी 10% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 किलो जूल। इससे भी ऊपर कोई होगा तो 1 किलो जूल, उससे भी ऊपर कोई होगा 0.1 किलो जूल, उससे भी होगा 0.01। मतलब 10% जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होगी और इसी लॉ को कहते हैं 10% लॉ। और बाकी का 90% का क्या होगा? वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, यूज कर ली जाएगी
और उससे बाकी के जो लाइफ प्रोसेस हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसीलिए क्योंकि ज्यादा एनर्जी बहुत ऊपर तक, जितना जितना ऊपर जाते रहोगे एनर्जी का लेवल उतना ही क्या होता रहेगा, कम। इसीलिए जो फूड चेन है वो 3 और 4 से ज्यादा, ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा नहीं होती है, 3 और 4 तक ही बनती है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है जितना जितना ट्रॉपिक लेवल बढ़ता रहता है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड The complexity of food chains varies and multiple organisms interact in a food web. ठीक है, in a food web. In a food web, creating a more integrated flow of energy than a simple linear chain. अब भाई यहाँ पर क्या होता है, जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं और एक दूसरे की फूड चेन में घुलने मिलने लगती हैं, मतलब जब मेंढक अभी तक किसको खा रहा था, मेंढक, या फिर ऐसा समझो अभी तक मेंढक को कौन खा रहा था, अभी तक सिर्फ मेंढक को स्नेक खा रहा था। भाई अब ईगल भी खा रहा है मेंढक को, अब यहाँ पे रैबिट भी खा रहा है, विपटेल खा रही है, रिंगटेल, मतलब अब इसको खाने वाले बहुत ज्यादा लोग हो गए। तो जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक जाल बनाती हैं भाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही फूड चेन नहीं होती है, इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी मल्टीपल फूड चेन्स होती हैं, और एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो भी उसी हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे देख रहे हो प्लांट्स, प्लांट्स को खाने वाला भी एक नहीं है, रैट खा रहा है, नट हैट खा रहा है, इसके बाद फ्रॉग, बटरफ्लाई, स्क्विरल, डियर, ये सब खा रहे हैं, फिर इनको कोई और खा रहा है। अब ये आप देख रहे हो फ्रॉग को खाने वाले देखो 1 2 3 4 5, कोई एक जना नहीं खा रहा है, ठीक है। इधर देखो बटरफ्लाई को कोई एक नहीं खा रहा है, अगर सिंगल चेन चलती तो एक ही जना खा रहा होता, पर अब देखो 1 2 3। तो मतलब अब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कंबाइन हो गई हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, एनर्जी का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा जाल बनता है, यानी नेटवर्क, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स हम इन्हें बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटर connection of various food chains। ठीक है, तो बहुत सारी फूड चेन्स का जो इंटरकनेक्शन है वो क्या बनाता है, इट कंप्राइज फूड वेब। ओके, अब एनर्जी फ्लो और इसका यूनिडायरेक्शनल नेचर देख लेते हैं। तो भाई एनर्जी जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। आपने देखा था कि भाई प्रोड्यूसर से एनर्जी किस में जाएगी, कंज्यूमर। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो एनर्जी है वो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में आ जाए, ऐसा उल्टा नहीं होगा। तो इसका फ्लो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। द एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, मीनिंग it moves from producers to consumers and decomposers, never return to the previous level। मतलब ऊपर जाता रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। इसका फ्लो कैसा है, यूनि डायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो। ओके, नेक्स्ट, once autotrophs capture energy from sunlight, it is progressively passed on but diminishes each trophic level। मतलब एक बार जब मान लो सनलाइट से किसने एनर्जी बना ली, भाई ऑटोट्रॉफ ने एनर्जी कैप्चर कर ली, तो वहां पे तो रहेगी, बट उसके बाद जैसे जैसे पास होती रहेगी इसका जो लेवल है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। एज अ रिजल्ट एनर्जी बिकम्स लेस अवेलेबल एज इट मूव्स अप टू दी फूड चेन। जैसे जैसे फूड चेन बढ़ती रहेगी, बनती रहेगी, एनर्जी का लेवल धीरे 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 क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ठीक, इन एडिशन टू एनर्जी लॉस, यानी एनर्जी लॉस के साथ साथ हार्मफुल केमिकल्स कैन ऑल्सो ट्रेवल अप द फूड चेन इन अ प्रोसेस नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसका यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो, जैसे मान लो ये एक चेन है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है पानी था, पानी में यहाँ पर क्या होंगे, कुछ हार्मफुल केमिकल्स होंगे। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। मान लो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन था हार्मफुल केमिकल्स का वो था 2 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पानी में था। अब पानी में प्लैंक्टन्स थे, प्लैंक्टन्स 2, जो प्लांट जैसे दिखते हैं छोटे मोटे जीव उन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, जो एनिमल जैसे छोटे मोटे जीव होते हैं उन्हें कहते हैं जू प्लैंक्टन्स, ठीक है। तो इन्होंने, ये पानी में रह रहे थे, ठीक है, अपने अपना बसेरा चल रहा था इनका। जब इन तक ये फ्लो पहुंचा, यानी एनर्जी जब इन्होंने मान लो फीड किया, जब इन तक जो एनर्जी, अगर हम देखी जाए एनर्जी तो पहुंच ही रही है, पर इन तक जो हार्मफुल केमिकल पहुंचा
तब तक उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया और कितना हो गया 5 पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे ही मान लो प्लैंक्टन्स यानी जू प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स पे फिशेज ने फीड किया और यहाँ तक आते आते इस केमिकल का कंसंट्रेशन कितना हो गया 200 ppm। और ऐसे ही मान लो डक या जो बड़ी बर्ड्स हैं उन्होंने आके इसको फीड किया तो उन तक ये जो कंसंट्रेशन था ये कितना पहुंच गया, कितना पहुंच गया भाई 1600 ppm। तो ये जो है कंसंट्रेशन ना, ये हार्मफुल केमिकल जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता रहेगा हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसी को हम, ये जो हार्मफुल केमिकल्स जो आते जा रहे हैं इनका जो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस। अब ये कैसे होता है भाई, जितने भी केमिकल्स एग्रीकल्चर में यूज हो रहे हैं जैसे कि मान लो पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं या फिर इंसेक्टिसाइड यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं कौन, प्लांट्स, और इवेंचुअली इनको कौन कंज्यूम करता है, एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं। और आपको पता होना चाहिए हर चेन में इंसान ने किसी को नहीं छोड़ा है, कुछ भी खा सकता है इंसान। ठीक है, तो ज्यादातर फूड चेन में जो एपेक्स प्रेडेटर होता है जिसकी सबसे ऊपर पोजीशन होती है वो कौन होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन टॉक्सिसिटी का बढ़ता रहता है वो सबसे ज्यादा ऊपर देखा जाता है। मतलब मान लो प्लांट तक थोड़ा कम था, प्लांट को खाया फिर भी थोड़ा सा बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, जो सबसे ऊपर होगा उसमें ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रहा है, यानी ये जो हार्मफुल केमिकल्स जो बढ़ते जा रहे हैं इनकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है, वो सबसे ज्यादा दिखेगा किसमें, टॉप ट्रॉपिक लेवल्स में, सबसे ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल्स में। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब जैसे कि एक आप एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इंसेक्टिसाइड का, DDT, डायक्लोरो डायफेनाइल ट्राइक्लोरोथीन। ये जो है हमारे पास एक इंसेक्टिसाइड है जिसे छिड़का जाता है क्रॉप फील्ड्स में इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। अब प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट को जिसने खाया उसमें भी चला गया और कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ऐसे करते करते जो है ये क्या क्रिएट करता है भाई, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सिंस दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जो केमिकल्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, they accumulate in increasing concentration at each trophic level, posing serious health risks to those at the top including humans। ठीक है, तो इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो जितने भी टॉप पर मौजूद है यानी टॉप के जो ट्रॉफिक लेवल्स पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनमें सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन पाई जाएगी वो इन केमिकल्स की पाई जाएगी। और इसमें सबसे ऊपर ज्यादातर नाम किसका आता है, ह्यूमंस का। अब आते हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिया 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है, ये बताता है भाई, लिंडमैन 1942 में इन्होंने दिया था, बोला था कि भाई इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आगे जाके आप पढ़ोगे किसमें, 11th में। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ एंट्रोपी, अगर आप इसे ना भी करो नो इश्यू। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इज नेवर 100%। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कभी भी 100% नहीं होती है। इट इज सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनर्जी गेट्स लॉस्ट एज हीट इन द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग ईच ट्रांसफर। हर ट्रांसफर में जो एनर्जी है वो लॉस हो जा रही है, जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जा रही है तो उसमें से कुछ एनर्जी क्या हो जा रही है, लॉस हो जा रही है इन्वायरमेंट में हर ट्रांसफर में। ऑन एन एवरेज अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो है कितनी एनर्जी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 10%। और इसी को कहा गया है 10% लॉ, 10% नियम। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, भाई इंसानों के क्या प्रभाव है, तो दुष्प्रभाव ही होंगे, अच्छा तो कुछ करते नहीं है ना। ठीक है, देखो ह्यूमंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड आवर एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू पॉल्यूशन, क्या क्या करते हैं भाई हम लोग, पॉल्यूशन में योगदान, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, इंडस्ट्री से जितना वेस्ट निकल रहा है वो सब जो है दर्ज है हमारे नाम पे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अपनी प्रकृति का नाश कर रहे हैं, ये आप बोलोगे। अब अगर बात करें ओजोन डिप्लीशन की, आई होप डिफॉरेस्टेशन वगैरह आपको पता होगा, पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना, वहाँ पर अपना जो है इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, कंपनीज को इस्टेब्लिश करना, उनके लैंड्स को यूज करना और एनिमल्स को होमलेस बनाना, ये सब डिफॉरेस्टेशन में आता है। और इसका उल्टा होता है रिफॉरेस्टेशन, जिसमें दोबारा से हम प्लांट्स को क्या करते हैं भाई, दोबारा से ग्रो करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं
तो समझना है यहाँ पे। ये मान लो अर्थ है, ठीक है। अब आपको पता है अर्थ के ऊपर जो है वो बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है, अलग अलग लेयर। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड लेयर आती है, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड लेयर आती है, डेट इज स्ट्रेटोस्फेयर। इसी के अंदर हमारे पास एक लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओ ओ ओ से आपको क्या रखना है भाई, ऑक्सीजन, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर है, ये हमारा प्यारा सा अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे बनाएंगे एक और खूबसूरत सी चीज, सूरज बाबू, सूरज बाबू, ऑमलेट जैसा नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया सन। अब सन से जो है भाई बड़ी सुंदर सुंदर हार्मफुल रेज आती है हमारे तक, ठीक है। सन जो है वो अपनी किरणों से आशीर्वाद देते हैं हम तक। पर इन किरणों में, ठीक है, मैं मान रही हूँ एनर्जी बनाने के लिए बहुत जरूरी है सनलाइट, पर यहाँ पर सिर्फ अच्छी रेज नहीं है, इसके अंदर हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज भी जो है वो यहाँ अर्थ तक आती हैं। क्या नाम है भाई इनका, यूवी रेज, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। इसके भी टाइप्स होते हैं, पर ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ये अर्थ तक अगर आएंगी तो ह्यूमंस में होंगी बहुत सारी दिक्कतें, प्लांट्स में होंगी, एनिमल्स में होंगी, कैटरैक्ट होने लगेगा, ठीक है, स्किन कैंसर होने लगेगा, प्लांट बनने लगेंगे, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स को खतरा हो जाएगा। तो ये जो होती है ना, ये क्या होती है हमारे लिए, हार्मफुल, हार्मफुल। तो ये होती है हार्मफुल यूवी रेज जो कि सन से आ रही होती हैं अर्थ की तरफ। और इसी को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर। यहाँ पर क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर, इसका सिंबल होता है O3। तो ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करता है, हमें सन की हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब ये बनता कैसे, तो आपको पता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर हमारे पास यूवी रेज आती हैं, ये O2 जो है वो दो सिंगल एटम्स में टूट जाता है, यानी O+O में। अब आपको पता है एनवायरमेंट में O2 भी होगा और O भी होंगे, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक सिंगल एटम के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, O3 बनाता है। और इसी को हम लोग क्या टर्म करते हैं, ओजोन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन, ठीक है। O3 जो है वो ओजोन का फॉर्मूला है, और ये पूरी लेयर जो है हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बट अंटार्कटिका में पहली बार लगभग 1985 के आसपास जो है देखा गया कि ये जो पूरी परत है, यानी यहाँ पर जो पूरी लेयर है ना ओजोन की, ये जो पूरी लेयर है, इसकी थिकनेस क्या हो रही है, इसकी थिकनेस हो रही है भाई कम। ये जो है थिन होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। और सैटेलाइट से जो इमेजेस आए उनको देखने पर ऐसा लगा कि इमेजेस में कहीं ना कहीं ब्लैक छूट गया, मतलब वहां पर ओजोन लेयर नहीं है। तो इसको उन्होंने टर्म किया ओजोन होल। हालांकि होल जैसा कुछ होता नहीं है, कि भाई हर तरफ गैस है तो ऐसे पर्टिकुलर जगह पे ही गैस थोड़ी रहेगी, नहीं होगी, बट वहां पे अमाउंट क्या हो गया, कम। और इसको कॉइन किया गया ओजोन होल। पहली बार कहाँ देखा गया, अंटार्कटिका में देखा गया। अब ये जो ओजोन है ये डिग्रेड कैसे होता है भाई, कैसे इसको दिक्कत पहुंचती है। तो यहाँ पर आपको पता है हम लोग बहुत सारी मशीन्स का यूज करते हैं। वो मशीन्स जो हैं वो निकालती हैं अपने अंदर से CFCs। अब CFCs क्या होती हैं, CFCs होती हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, ठीक है। ये अपने अंदर से निकालती हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरो वर्ड है किसके लिए आया, क्लोरीन के लिए आया। ये क्लोरीन जो है वो जाता है और ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी लेयर क्या होती रहती है, थिन होती रहती है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें भी चलाई गई हैं, इनको हम देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह। तो यहाँ पे सुनना, ओजोन लेयर क्या होती है, तो ओजोन लेयर इज दी प्रोटेक्टिव
is the protective shield in the upper atmosphere and it is critical in blocking the sun's harmful ultraviolet rays, यानी कि radiations. UV rays can cause serious या फिर severe health issues जिसमें स्किन कैंसर भी शामिल है. ओजोन लेयर जो है वो फॉर्म होता है जब यूवी की रेडिएशन रिएक्ट करती है O2 के साथ और उसको तोड़कर किस में बदल देती है, ऑक्सीजन एटम्स में. ये एटम जो हैं वो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, O3 ओजोन. हाउएवर ह्यूमन मेड केमिकल्स स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ह्यूमंस ने केमिकल्स बनाए जिसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है इसमें क्या होता जा रहा है, डिप्लीशन होता जा रहा है. ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है जिसे रेफ्रिजरेशन में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता है, इसके अंदर से जो क्लोरीन निकलता है वो जैसे ही अपर एटमॉस्फेयर पे जाता है वो इंटरैक्ट करता है किसके साथ, ओजोन के साथ, और जिसकी वजह से ओजोन की लेयर डिप्लीट हो रही है. दे रिएक्ट विद ओजोन एंड ब्रेक इट डाउन, उसको तोड़ना शुरू कर देती है. रिकॉग्नाइजिंग द थ्रेट पोज्ड बाय CFCs, द इंटरनेशनल कम्युनिटी अग्रीड टू लिमिट देयर प्रोडक्शन अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987. तो भाई इसको देखते हुए जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज थी, जो इंटरनेशनल हमारे पास कम्युनिटीज थी, उन्होंने बोला कि इसको देखते हुए हम क्या भाई शुरू करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. और ये कब आया, कब एनफोर्स हुआ, 1987 में. सिंस देन अफेक्ट हैव बीन made to phase out CFCs and manufacture CFC product to protect the ozone layer. और इसमें बोला गया कि आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप चीजें रेफ्रिजरेशन या जो भी आप बना रहे हो उसके अंदर CFCs रिलीज नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल में रखना है हमें इसे, ठीक है. तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, agreement established to protect the ozone layer by reducing the production and consumption of harmful substances. It entered into force in 1987. ठीक है, 1987 में इसको लागू कर दिया गया. यहाँ पर आप देखोगे यहाँ 1987, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था. अब इस प्रोटोकॉल में क्या था भाई, क्या क्या फॉलो करना था सबको, और ये मैंडेटरी था. तो भाई सारी कंट्रीज जो हैं वो अपना गोल रखेंगी कि ओजोन लेयर जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाए. टारगेट कब तक का लिया, 2050 तक, ठीक है. दिस वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये कब हुआ, 1989 में एनफोर्स किया गया इसे, ठीक है. और इसके बारे में सोचा कब गया था, 1987 में. और जो डिप्लीशन देखा गया था वो देखा गया था 1985. यानी यहाँ पे देखो हमारे पास 3 वो आ रहे हैं अप्रॉक्स ईयर्स जो आ रहे हैं हमारे पास. पहला आता है हमारे पास 1985, ठीक है, 1985. इसके आसपास मतलब 1980s, मिड 1980s को अगर देखा जाए तो यहाँ पर अंटार्कटिका में डिप्लीशन देखा जाता है. फिर इसके लिए कम्युनिटी बनाई जाती है कब, 1987 में. बोला जाता है कि भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और इसके अंडर जो कंपनीज हैं जितने भी रेफ्रिजरेटर्स, एक्सटिंग्विशर्स बनाएंगे उसके अंदर CFCs का अमाउंट मेंटेन करेंगी, ठीक है, कम करेंगी. और उसके बाद इसको कब बोल दिया जाता है, 1989 में इसको बोल दिया जाता है कि भाई हमें कब तक, यहाँ पे एनफोर्स में आ जाता है 1989 में, और बोल दिया जाता है टारगेट 2050 का लेकर आपको क्या करना है, अपने जो लेयर है उसको दोबारा से रीजनरेट करना है, ठीक. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आए तो ये आप देख सकते हो ये CFCs निकल रही हैं और ओजोन लेयर को जाकर दिख रहा है ये डिप्लीट कर रही है. यहाँ पे ये स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें पाई जा रही है, डिप्लीशन हो रहा है, पतली होती जा रही है लेयर. देखो इसके टाइप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, UVA, UVB, UVC, ये सारी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास वेस्ट डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट. अब इसके अंदर चैलेंजेस भी हमारे पास. आपको पता है कि भाई ह्यूमंस हैं, वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बताओ वेस्ट ऐसे पृथ्वी से बाहर थोड़ी जाके मार्स पे थोड़ी फेंकोगे, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे मैनेज करना पड़ेगा. तो उसके लिए वेस्ट डिस्पोजल इज अनदर मेजर एनवायरमेंटल चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है वेस्ट डिस्पोजल हमारे एनवायरमेंट के लिए. वी प्रोड्यूस वास्ट अमाउंट्स ऑफ वेस्ट डेली इंक्लूडिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स. हम जो है डेली बहुत सारा अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है बना रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है जैसे कि प्लास्टिक्स. जबकि हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को ही सिंपलर सब्सटेंसेस में
तोड़ सकते हैं, ठीक है, और दोबारा से नेचर उनको यूज कर सकता है। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं बहुत लंबे समय तक और हमारे इकोसिस्टम को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। अब आगे देखते हैं। फॉर इंस्टांस प्लास्टिक वेस्ट एक्यूमुलेट्स इन लैंडफिल्स एंड वाटर बॉडीज पोजिंग रिस्क टू वाइल्ड लाइफ। अब जैसे जैसे ये जो वेस्ट है यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जैसे जैसे जमा होता जाएगा तो ये क्या करता रहेगा भाई, हमारी सॉइल को और हमारे वाटर सोर्सेज को पोल्यूट करता रहेगा। और एनिमल्स भी कई बार क्या करते हैं, इन प्लास्टिक वेस्ट को इनके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। ये सोचते हैं भाई मिस्टेकिंग देम फॉर फूड, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई खाने की चीज है, ठीक है। तो ये उनके लिए भी सही है, सही नहीं है, जिसकी वजह से उनको इंजरी हो रही है और बहुत सारे एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ जो है वो खतरे में भी है, ठीक है। और सॉइल को तो पॉल्यूट कर ही रहा है, साथ साथ में वाटर सोर्सेज भी गंदे हो रहे हैं इससे, क्योंकि क्या निकलता है भाई, टॉक्सिक मटेरियल्स। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम एक डिफरेंस करें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, तो भाई बायो मतलब लिविंग है ना, ये जो वेस्ट हैं ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो आसानी से ब्रोकन डाउन हो सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, यानी जितने सूक्ष्म जीव हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये दोबारा से मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे और मिट्टी भी कैसी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट रिच, ठीक। अब कौन कौन इसे तोड़ सकता है भाई, बैक्टीरिया, फंगस, है ना। These waste materials can be converted into simpler compounds and eventually return to the natural environment, जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें हमारे पास प्लांट प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, यार्ड ट्रिमिंग्स और एनिमल वेस्ट आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे वेस्ट आते हैं जिन्हें नेचुरली तोड़ा नहीं जा सकता, किसी भी तरीके के माइक्रोबियल एक्शन से भी ये टूट नहीं सकते, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक ये जो है हमारे इन्वायरमेंट में परसिस्ट करते हैं। इसमें मेटल्स, ग्लास, सिंथेटिक मटेरियल और प्लास्टिक जैसी चीजें शामिल है। इन पे जो है वो ऑर्गेनिजम्स फीड करके इनको सिंपलर चीजों में तोड़ते नहीं है। कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज करके जो है हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि आपने वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ा होगा, कंपोस्टिंग, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, लैंडफिल्स क्या होते हैं भाई, शहर से कहीं दूर ले जाकर सारा कचरा जो है एक बड़े से गड्ढे में डाल दिया जाता है, उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं लैंडफिल मेथड। दूसरा कंपोस्टिंग, और इनमें क्या होता है, इसके अंदर आपको दिख रहा है ये अर्थवॉर्म्स वगैरह और वॉर्म्स, ठीक है, ये जो है इसको खाकर और फिर मैन्योर रिलीज करते हैं। कंपोस्टिंग यहाँ पर आपको ले जाना है गार्डन वगैरह जो भी सॉइल है उसके अंदर आपको सारा वेजिटेबल स्क्रैप, फ्रूट स्क्रैप, यानी जितनी भी चीजें बचती हैं खाने पीने के बाद ऑर्गेनिक, उनको ले जाकर सॉइल के अंदर डाल देना है, उसे सॉइल से कवर कर देना है और थोड़े टाइम में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मैन्योर के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोगैस जनरेशन, ठीक है। यहाँ से हम जो है बड़े बड़े पिट बनाते हैं, वहां से क्यूब निकालते हैं, जब डीकम्पोजर सड़ा रहे होते हैं चीजों को तो उन सब्सटेंसेस से यानी जो वेस्ट है उसमें से गैस निकलती है जिसे बायोगैस कहते हैं और उसको आगे एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बायोगैस जनरेशन। साउथ इंडिया में जनरली कॉमनली देखा जाता है। इंसिनरेशन क्या होता है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर को हाई रखते हुए और जितने भी मेडिकल फील्ड से जितना वेस्ट आ रहा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल उसमें अब देखो जो सिरिंजेस हैं, इंजेक्शन हैं, उसमें क्या होंगे, पैथोजेंस भी होंगे, यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो आगे ना ट्रांसफर हो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग भाई, इंसिनरेशन करते हैं, जिसके अंदर हाई हीट ट्रीटमेंट से उनको किल कर दिया जाता है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, और इसकी एक्सरसाइज भी आप करना और एक बार एनसीईआरटी की तो भाई रीडिंग लगाना कंपलसरी है। तो ये सब आप देख लेना एक बार, और कोई भी आपको डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कैच यू लेटर, सी यू।